नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमबीसी इनसाइड। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। तो आज फिर हम उसी मंच पर मौजूद हैं कुछ अलग लोगों के साथ। वकील हैं यहाँ पर, अधिवक्ता हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर नेता मौजूद नहीं है, क्योंकि नेताओं के साथ बहस हमारी रोज होती है, मगर आज हम इनसे वो बहस करेंगे जो है नेताओं के लिए जरूरी है, जो है आपके लिए जरूरी। तो इसी संदर्भ में आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है HR नायडू, अधिवक्ता। स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइड पर। संजय सेठ जी, ये भी अधिवक्ता है हमारे साथ, स्वागत है आपका। उसका रजनीश जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एसएमबीसी इनसाइड पर। तो सबसे पहले आज हम उस आचार संहिता की बात करेंगे नायडू जी, जो लगाई जाती है चुनाव के समय पर, और अधिकतर नेता इसका उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। तो सबसे पहले बताएं, क्या है आचार संहिता? देखिए, आचार संहिता जो हमारे चुनाव आयोग के द्वारा जो भी निर्धारित मापदंड तय किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमें चुनाव को लड़ना होता है, और उसके अंतर्गत ही रहकर हमें प्रचार प्रसार और बाकी चीज़ों की प्रक्रिया करनी पड़ती है, वो आचार संहिता कहलाती है। आचार संहिता पूर्ण रूप से चुनाव के पूर्व जो मापदंड तय किए जाते हैं वो हम प्रत्याशियों को अवगत करा दिए जाते हैं, और उस मापदंड के अंतर्गत ही जो जनता होती है वो भी कार्य करती है, और जो प्रत्याशी होता है वो भी उसी के मापदंड के अंतर्गत कार्य करता है। तो संजय सेठ जी, आचार संहिता का उल्लंघन लगातार हुआ है। जब से आचार संहिता लगी है, चुनाव नजदीक आए हैं, कई नेताओं ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। क्या ये मान लिया जाए कि उन्हें आचार संहिता का ज्ञान नहीं है, या फिर वो जानबूझकर आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आए? ये बड़ा विवादित प्रश्न है कि जानबूझकर उसका उल्लंघन होता है या उनकी जानकारी का अभाव होता है जी। जहाँ तक मैं जानता हूँ, पार्टियाँ कोई नई 1-2 दिन की बनी हुई पार्टियाँ नहीं हैं। पार्टियाँ बहुत समय से हैं और इलेक्शन लड़ती चली आ रही हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि पार्टियाँ जानबूझकर ही इसका उल्लंघन करती हैं। हो सकता है इससे भी एक प्रचार का माध्यम मानते हो उसको, जैसे आजकल नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट हर जगह कहा जाता है। हो सकता है ये वैसा नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। तो उनके खिलाफ आखिर कार्रवाई हो क्या होनी चाहिए? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। कानून, देश में कानून सर्वोपरि होता है, उसी के तहत सब कार्य होने चाहिए। और मॉडल कंडक्ट ऑफ कोड जो है, ये सब पार्टियों की सहमति से ही बना हुआ है। तो ये उनकी मॉरल ड्यूटी भी है कि उसका वो पालन करें। एक स्वच्छ सरकार की चुनने की प्रक्रिया है, ये देश को चलाने की प्रक्रिया है। देश को हम कानून के दायरे में ही चलाना चाहते हैं, तो हम जिसको चुन रहे हैं, जो हमारे सामने अपना कैंडिडेचर प्रस्तुत कर रहे हैं जी, उनको भी देश के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए, और प्रक्रिया का पालन वैसा ही करना चाहिए जो कि कानून के तहत प्रेस्क्राइब्ड है। तो रजनीश जैन जी, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कैलाश विजयवर्गीय हैं, उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया था। यहाँ पर अंचल सोनकर हैं, उन्होंने भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। तो आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक ना तो चुनाव आयोग ने की, ना ही किसी कानून ने की। तो इसके लिए क्या किया जाए? जनता तो कहीं ना कहीं निराश है, चुनाव आयोग भी निराश है इस चीज को लेकर कि वो नेता है जो ठेकेदार बनते हैं, वो उल्लंघन करते लगातार नजर आ रहे हैं। देखिए, आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, ये सिर्फ आपने कोई कंप्लेन की है जी। किसको? जो चुनाव आयोग। चुनाव आयोग उसका जब तक इंक्वायरी नहीं कर लेगा, जब तक वो दोनों पक्षों को सुन नहीं लेगा, तब तक अपना फैसला वो नहीं दे सकता जी। चुनाव संहिता जो है, ये एक्चुअल में ये है किसी व्यक्ति को लोभित करके ना वोट लिया जाए जी। नए तरीके से उनके कोई, जैसे आपका मीडिया है जी। मीडिया इस बारे में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने किसी चीज को सीधा दिखा दिया, उन्हें चुनाव संहिता का उल्लंघन किया। भाई, कोई चीज कैसे किया, ये सारी चीजें डिटेल नहीं बताते। अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले ही अपने यहाँ पेपर में छपा था कि कलेक्टर के यहाँ चुनाव संहिता के खिलाफ कई कंप्लेन आई, लेकिन 3-4 कंप्लेन थी, वो कुछ गंभीर किस्म की थी। गंभीर क्या थी ये आपने नहीं छपाया। तो जब तक गंभीर क्या है जनरल पब्लिक को नहीं पता चलेगा, तो पब्लिक कैसे मानेगा कि ये गंभीर कंप्लेन है, ये यहाँ ये आचार संहिता का उल्लंघन है। आचार संहिता जब बनती है तो उसका जैसे है कि सारे नेताओं को पता होता है, लेकिन कई कैंडिडेट ऐसे खड़े होते हैं जो आचार संहिता के बारे में जानते ही नहीं। इसीलिए आपने अभी ये भी देखा होगा, जब मतपत्र भरे गए लोगों के, अभी मतपत्र नहीं मतलब जो चुनाव के लिए लोगों ने भरे, उन्होंने पढ़ा होगा पेपर में, कई उन्होंने वकीलों का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, सबका उसमें साथ लिया। क्यों लिया? क्योंकि उनको आज भी ये जान नॉलेज नहीं है कि ये फॉर्म अपना कैसे भरा जाए। रजनीश जी, अक्सर होता ये है कि या तो विपक्ष या कोई जो विरोधी होता है वो बताता है कि इस फला फला व्यक्ति ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। आखिरकार जनता को भी नहीं पता कि आदर्श आचार संहिता है क्या। अक्सर यही होता है कि अगर आप बीजेपी के हैं तो कांग्रेस वाले ने आप उसका उल्लंघन किया है, और अगर आप कांग्रेस के हैं तो बीजेपी वाले ने आपकी शिकायत की है। अक्सर ये होता है लगातार। तो जनता अवेयर कैसे हो आदर्श आचार संहिता से?
आचार संहिता से अवेयर जब होगी जब आपका जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जी ये उसको हाईलाइट करे। जी। आपने भी देखा होगा चुनाव आयोग ने बैनर लगाए बड़े बड़े कि आप वोट दें वोट दें, बिल्कुल ठीक है। कहीं ये बैनर आपको देखने मिला कि लोगों की लुभावने वादों पर ना जाएं, या आप किसी कोई नेता अगर गिफ्ट देता है तो वो आप ना लें, हैं? तो इस तरीके कोई वो नहीं देखे आपने होर्डिंग। जी जबकि सबसे बड़ा आचार संहिता यही है, आप किसी के बहकावे में ना जाएं, लालच में ना जाएं, आप जिसको अपना नेता चाहते हैं सिर्फ उसको वोट दें, जी उसके आचरण पे वोट दें, उसके उस पे वोट दें। जी आपके हिसाब से संजय सेठ जी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि जनता अवेयर हो आदर्श आचार संहिता को लेकर? क्योंकि विपक्षी दलों द्वारा लगातार आरोप लगाए जाते हैं कि उसने आचार संहिता का उल्लंघन किया, उसने आचार संहिता का उल्लंघन किया, तब चुनाव आयोग उसे संज्ञान में लेता है, ना कि चुनाव आयोग पहल करे उसमें कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा कहीं, ना जनता उसमें होती है कहीं इन्वॉल्व। नहीं, ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग उसमें संज्ञान नहीं लेता या वो उसको जानकारी नहीं रहती, पहल नहीं करती, ऐसा नहीं है जी। ये चुनाव आयोग के पास उनका अपना एक सीमित दायरा है जी उनके अपने हैंड्स कम हैं। अब जहाँ तक बात जागरूकता की है, तो जागरूक कैसे होगा एक आम आदमी में हम तो अभी ये भी जागरूकता पैदा नहीं कर पाए हैं कि वो हर आदमी वोट करे। जी हम तो अभी ये भी जागरूकता पैदा नहीं कर पाए। जैसा भी बताया गया कि बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं कि वोट करें, ये अच्छी पहल है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा सकता है कि आचार संहिता होती क्या है, उसके भी होर्डिंग लगे, पेपर में पब्लिसिटी होती है, पर ये कहीं नहीं बताया जाता कि आचार संहिता क्या होती है और इस जनता इसके लिए कहाँ पे जाके शिकायत करे। जी जनता के अपने भी सीमित साधन है और अपनी उनकी व्यस्तता है, पर अगर इसको मतदान को एक महासंकल्प माना जाए तो इसमें देश की हर नागरिक को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ना केवल वोट के लिए पर इस आचार संहिता के उल्लंघन के लिए भी आगे आना चाहिए। इसमें चुनाव आयोग लेगा, पूरा संज्ञान लेगा। जी नायडू जी, यहाँ पर आपसे एक सवाल कि नोटा का एक बटन एक्स्ट्रा ईवीएम मशीन में ऐड कर दिया गया है, जी हाँ। तो आपको क्या लगता है कि उससे कुछ बदलाव आएंगे राजनीति में या फिर कुछ सुधार होंगे? अभी तक हमने देखा है कि पहले बैलेट पेपर के माध्यम से प्रक्रिया चलती थी जी। आज हम मशीनी युग में प्रवेश कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि प्रथम प्रयास आज जो हमने किया है वो कहीं ना कहीं सार्थक होगा और सराहनीय भी है। और हमारा ये जो प्रयास है इसके जो परिणाम आएंगे अभी हो सकता है कि इस बार हम उस पर बहुत ज़्यादा कोई गहन अध्ययन नहीं कर पाए हों, लेकिन जैसा हम लोग अपने विधि के उसमें भी देखते हैं कि कई बार हम जो कानून बना देते हैं उसके बाद जो मतलब उसमें जो सिस्टम में हमें परेशानियां या जो वो दिखती है उसको हम निर्णय के माध्यम से बाकी माध्यम से भी उसको हल करने की कोशिश करते हैं। इसके जो परिणाम आएंगे अगर वो इतने अपन ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक अध्ययन है और उस बटन के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वास्तव में जनता का जो नेगेटिव वोट रहता है या वोट लोग देने नहीं जाते उसका एक कारण यह है कि वो इनमें से किसी को पसंद नहीं करते हैं। अगर हम प्रारंभिक प्रक्रिया में ये भी जान पाते हैं कि अगर 25% लोगों की या 50% लोगों की ये विषय वस्तु है कि वो इनमें से किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि हम इसको एक आने वाले समय पर कुछ और नए अध्ययन के रूप में देखेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रयास बहुत आगे जाकर बहुत सार्थक होने वाला है। पर इसका भी प्रचार नहीं हो पाया है, जनता भी इसके बारे में हम लोग मीडिया से भी तो कहीं ना कहीं जो नोटा का बटन अभी ईवीएम मशीन में डाला गया है उससे कहीं ना कहीं सुधार होगा हमारी चुनाव प्रणाली में। जो लोग पसंद नहीं करते हैं नेता को वो कहीं ना कहीं उसे चुनेंगे नहीं, तो इससे कहीं ना कहीं आगे लोकतंत्र में हमारे बदलाव होगा। लेकिन नोटा में आप एक चीज देखो, उसमें यह है कि नोटा को जितने भी वोट मिले जी, परंतु जिस कैंडिडेट को ज्यादा मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो आप सिर्फ ये देख सकते हो नोटा से कि कैंडिडेट को ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया, लेकिन जिसको ज्यादा मिले वो तो जीत ही गया ना। तो इसका उद्देश्य क्या रहा? सिर्फ ये जानने के लिए कि लोग पसंद नहीं करते, लेकिन वो कैंडिडेट तो जीत के आ गया। तो इसका सुधार कैसे होगा? इसका वही है कि अगर नोटा में को वोट सबसे ज्यादा मिलते हैं तो वहां पर रीपोलिंग होना चाहिए, वहां पर और मतलब रिकाउंटिंग, मतलब उसका इलेक्शन होना चाहिए। तब तो मतलब है क्योंकि पब्लिक किसी को नहीं पसंद कर रही जी। मैक्सिमम होता क्या है, नोटा का जैसे आपने बोला रीपोलिंग होनी चाहिए, तो उससे कहीं ना कहीं मान लीजिए 3 दल कोई या 4-5 उम्मीदवार खड़े हैं वहाँ पर, नोटा में जितने वोट्स गए हैं वो उन तीनों चारों को मिलाकर ज़्यादा है, तब रीवोटिंग हो सकती है। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को जो जीत रहा है उसको मान लीजिए 15,000 वोट मिले जी,
और नोटा को 18,000 वोट मिले, जी। लेकिन फिर भी आप बोलोगे कि चूंकि उसको ज्यादा मिले 17 वो जीत गया, जी। तो वो नोटा का फायदा क्या हुआ? नोटा का फायदा मतलब नोटा में बदलाव के लिए हमें कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से रनिश जी बता रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वहाँ पर बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि नोटा में चुनाव दोबारा कराने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ नोटा में ज़्यादा जाएंगे तो फिर उस प्रत्याशी के जीतने का वहाँ पर कोई औचित्य नहीं रह जाता। जैन साहब, यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जब चुनाव आते हैं, अध्यापकों की ड्यूटी लगा दी जाती है स्कूलों से हटाकर उन्हें, तो किस हद तक ये सही है? क्या है, प्रशासन के पास लिमिटेड वर्कर्स हैं। जी। अब जो आपके वर्कर्स, आपने देखा होगा, अभी पढ़ा होगा कि कई जो डिंडोरी इस तरफ, वो सेंट्रल के जो एम्प्लॉइज हैं, जो ऑफिसर बनाए जाते हैं, जी। वो वहां पर नहीं है, इसलिए जबलपुर से भेजे गए। जी। कहीं ना कहीं कमी है। दूसरा, अपने पास जो जितने बूथ हैं, हर जो पॉपुलेशन बढ़ती है बूथ बढ़ते हैं, जी। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पिछले कई सालों से, आपने भी सुना पेपर में, कि भर्ती कम है। जी। तो जो गवर्नमेंट, जब एम्प्लॉइज ही कम है, आपको ड्यूटी पूरी बूथ की लगाना है, सब करना है, तो आप कहां से करेंगे? तो अध्यापक टीचर कम से कम ये मानते हैं कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ईमानदारी से काम करेगा, इसलिए उसकी ड्यूटी अगर लगाई जाती है तो कम से कम ऐसे क्षेत्रों में ऐसी सुविधा के साथ लगाई जाए कि वो व्यक्ति अपना काम कर सके। इसमें मैं कोई गलत नहीं तो मानता। यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका खामियाजा, अगर अध्यापक स्कूल से चले जाते हैं, स्कूल या बंद कर दिया जाता है, या फिर कुछ दिनों के लिए अवकाश दे दिया जाता है, या फिर वहाँ पर अध्यापक उपलब्ध नहीं होता, तो उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। आप जो इलेक्शन कराते हैं, ये अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए है। अगर वो फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो आगे सब चीजें क्या होंगी? इसलिए अगर अध्यापकों की ड्यूटी उसमें पूरे वर्कर्स के साथ जहाँ पे होती है, उनको उनके मतलब पद के हिसाब से, उसके हिसाब से लगाई जाए, ये इस तरीके से उनकी ड्यूटी होना चाहिए, और उसमें कहीं कोई बुरा नहीं मानता। अच्छा, यहाँ पर सेठ जी, आपसे सवाल, मीडिया के प्री ओपिनियन पोल पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्या वो सही है? ठीक है। कैसे सही है? देखिए, मीडिया भी अब क्वेश्चनों के घेरे में है। जी। ये बात बड़ी उठ के आ रही है इस बार जी। कि पेड चैनल होते हैं, पेड प्रोग्राम हो जाते हैं। जी। इससे आप जनता का सही परसेप्शन जनता के सामने नहीं आ पाता। जी। ओपिनियन पोल की ज़रूरत उतनी नहीं है जितनी ज़रूरत इस बात की है कि किसी पार्टी की पॉलिसी क्या है, अगर वो गवर्नमेंट है तो उसने क्या किया, उसकी मीमांसा अगर मीडिया करे और जनता के सामने ये बातें लाए, वो ज़्यादा ज़रूरी बजाय इसके कि ओपिनियन पोल लाया जाए। सरकार ने, अगर सरकार है तो उसने कैसा काम किया 5 साल में, पिछले सालों में, अगर जो दूसरी पार्टियां लड़ रही हैं उनका मैनिफेस्टो में क्या है, उसकी मीमांसा हो, उसका इंटरप्रिटेशन हो, उसके बारे में डिबेट हो, बजाय इसके कि वो ओपिनियन पोल जिस पे कि हमेशा क्वेश्चन होता है। ओपिनियन पोल आप 125 करोड़ का ओपिनियन पोल नहीं करा पाते हैं। जी। आप कुछ एक सेक्ट लेते हैं कुछ लोगों का, आपने 5 लोग लिए, हो सकता है 5 लोग एक ही पार्टी को बिलोंग करते हों और आपने उस पर पोल अपना बना लिया। जी। तो ये डिसाइसिव नहीं है, बल्कि इसको तो मैं भ्रामक मानूंगा, क्योंकि ये सबका पोल नहीं है। तो ओपिनियन पोल कहीं ना कहीं जनता में भ्रम पैदा करता है, उन्हें एक अदर पार्टी की तरफ आकर्षित करता है आपके मुताबिक। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से सेठ जी ने बताया कि ओपिनियन पोल पर बैन लगाना बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से आजकल पेड होता जा रहा है मीडिया, और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं मीडिया पर। जी नायडू जी, यहाँ पर एक सवाल आपसे कि यहाँ पर जो प्रत्याशियों की जो राशि तय होती है, क्या उस राशि का यूज़ वो अपने चुनाव में कर सकते हैं? देखिए, अगर जब इनसे राय ली जाती है प्रत्याशियों से, और जो चुनाव की जो पार्टियां होती हैं, उस सबसे पहले इनसे ओपिनियन लिया जाता है, और उस ओपिनियन में अगर ये ऐसा महसूस करते हैं कि ये राशि उनके लिए पर्याप्त नहीं है, या वो इस राशि से पर्याप्त चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर वो उस समय प्रारंभिक स्थिति में अगर कोई बात करते हैं तो वो महत्व दी जाती है। और अगर एक बार डिसाइड हो गया और चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, तो इस मुद्दे पर कोई विशेष बात इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि वो उनकी सहमति से होता है, क्योंकि उस पर हमारा ऐसा, या जो सिस्टम है जैसा माना जाता है, उसमें ये माना जाता है कि चुनाव की जितनी पार्टियां बनी हुई हैं उनके प्रतिनिधित्व को लेके ही ये सारे मापदंड तय किए जाते हैं, और उस पर इनकी सहमति होती है। जी, यहाँ पर बड़ा सवाल यही उठता है कि जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन को विदेशों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहते हैं डिनाई किया गया है, तो इंडिया में अब तक चल रही है, इसका रीज़न कोई नुकसान इससे हमारी चुनाव प्रणाली को? नहीं, देखिए, अब अगर जब तक आप कुछ
कहना चाहते हैं वो स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हम उस पर किसी भी प्रकार का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे तो वो एक अनावश्यक प्रक्रिया होगी और कहीं ना कहीं हम उस चुनाव प्रक्रिया का विरोध करके और उसका कहीं ना कहीं एक अलग मापदंड तय करने की कोशिश करेंगे, जो हमें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें सबसे पहले तो ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से अनावश्यक है या किस तरीके से हमारे लिए अनुपयुक्त है। और जब तक हम उस मापदंड को तय नहीं करते हैं तब तक हमें उस प्रक्रिया पर अभी भी कोई अंकुश लगाने की कोई कोशिश नहीं। मेरा सवाल ये है नायडू जी के जो इस वक्त ईवीएम मशीन यूज हो रही है हमारी वोटिंग में, तो कहीं उससे कहीं जो चुनाव है उनमें कहीं नुकसान तो नहीं हो सकता? नहीं, कोई वही गलती की संभावना? देखिए, ईवीएम मशीन को भी लोगों ने स्वीकार किया है और इसके पहले भी चुनाव हो चुके हैं और कई चुनाव भविष्य में भी होने हैं। और सबसे बड़ा मापदंड यही है कि जब चुनाव प्रक्रिया में जब हम कोई राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं या पब्लिक व्यू लेते हैं और हमारे जो लोग इस प्रक्रिया को चलाते हैं वो लोग भी जब व्यू लेते हैं, जब संपूर्ण सहमति बनती तब हम उस प्रक्रिया को चालू करते हैं। और अगर भविष्य में इस तरह की कोई प्रॉब्लम सामने आएगी तो उसका भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था आएगी, तो कहीं ना कहीं उसका समाधान होगा। बिल्कुल। अभी ये ईवीएम के बारे में आपने बीच में सुना होगा कि जब इसमें आक्षेप उठाए गए थे तब उसका चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन किया था उसके बाद उसने उसको सही पाया, इसलिए इसको कंटिन्यू किया गया। इसलिए अब उस पर एक बार जब चुनाव आयोग ने डिसाइड कर लिया है उसमें कि सही है तो सही है। तो यहाँ पर संजय सेठ जी, जो अभी चुनाव आयोग ने सुधार किए हैं आचार संहिता को लेकर, चुनावों को लेकर, उनसे आप संतुष्ट हैं? जो नॉर्म्स बनाए गए हैं अभी प्रत्याशियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए और प्रेस के लिए और सभी के लिए, उससे आप कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं पूरे तरीके से? तो चलिए, फिलहाल ये बहस हमारी लगातार जारी है और हम लगातार उन सवालों के जवाब मांगते रहेंगे जो हैं विधानसभा चुनाव से जुड़े, आपके सरोकारों से जुड़े, नेताओं के सरोकारों से जुड़े। तो देखते रहिए असम इनसाइड, हम जल्द लौटेंगे।